हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं मुकेश सहारण, जनरल साइंस, और उसी में हमारा टॉपिक चल रहा था श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसमें हमने बेसिक बातें की थी कि श्वसन क्या होता है, निःश्वसन क्या होता है, उच्छ्वसन क्या होता है। उसी में आगे तो टॉपिक का नाम श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी श्वसन तंत्र में हमने क्रम देखा था। क्रम के अंदर सबसे पहले नासा छिद्र, नासा द्वार या नासा छिद्र, इसके बाद में नासा गुहाएं, नेजल कैविटी। नासा गुहाओं में हमने पढ़ा था सनीडेनियन कला या सनीडेनियन झिल्ली पाई जाती है, जो घ्राण या गंध संवेदी होती है, जो घ्राण या गंध संवेदी होती है। इसी नासा गुहा के अंदर श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, जो कि श्लेष्मा का सिक्रेशन यानी श्लेष्मा का स्त्राव करती है। ये जो श्लेष्मा होती है, ये एक लसलसा चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि धूल मिट्टी कण, पराग कण, सूक्ष्म जीवों को यहाँ पर चिपका लेती है और अंदर जाने वाली वायु बिल्कुल शुद्ध होती है। फिर इसी नासा गुहा के अंदर हेयर, रोम या बाल पाए जाते हैं, जो वायु को छानने का यानी फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, यानी वायु को छान के शुद्ध वायु को अंदर भेजते। तो ये नासा गुहाएं तक हमने बात की थी। नासा गुहा के बाद का भाग होता है ग्रसनी, फेरिंक्स, ग्रसनी। कुछ इस टाइप ध्यान रखना है। ये नासा छिद्र, नासा द्वार या नासा छिद्र, ये यहाँ का भाग कहलाता है नासा गुहाएं। ये मुख और ये मुख गुहा, माउथ एंड माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी। इधर से नासा गुहाएं और इधर से मुख गुहा जिस कॉमन भाग में खुलती है वो क्या कहलाती है? ग्रसनी कहलाती है। फेरिंक्स कहलाएगी, ग्रसनी कहलाएगी। फेरिंक्स यानी ग्रसनी, नासा गुहा और मुख गुहा का कॉमन भाग होता है फेरिंक्स यानी ग्रसनी। ध्यान देना, ऊपर से यहाँ से एयर जो वायु होती है वो यहाँ से आएगी और इस भाग में चली जाती है। यहाँ से जो भोजन आएगा वो इस भाग में जाएगा, यानी जो इसी जो वक्ष भाग है इसके आगे की तरफ जो भाग होता है ये कहलाती है श्वास नाल। श्वास नाल, विंड पाइप या एयर पाइप, ये आगे की भाग श्वास नाल। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि यहाँ से वायु आके इस भाग में जाती है, जबकि भोजन, सॉलिड या जो द्रव पदार्थ होते हैं वो किस भाग में जाएंगे? इस भाग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन सा भाग होता है जिसके अंदर हमें एक क्रॉस नुमा संरचना दिखाई देती है, एक गुणा की आकृति में या एक्स की आकृति में दिखाई देने वाली संरचना कौन सी होती है? तो वो ही कौन सी होती है? ग्रसनी। ग्रसनी भाग में श्वास नाल और ग्रास नाल एक दूसरे को कट करती हुई दिखाई देती है, गुणा की आकृति बनाती है, यहाँ पे एक्स की आकृति बनाती है। वो भाग कौन सा होता है? ग्रसनी होता है। यहाँ से वायु जो होगी वो इस पार्ट में जाएगी, जबकि जो द्रव या जो ठोस कण होते हैं वो सारे के सारे इस पार्ट में, क्योंकि ये कहलाएगी ग्रास नाल, जहाँ पे भोजन जाता है। यानी ग्रास नाल में या तो ठोस पदार्थ प्रवेश करेंगे या द्रव पदार्थ प्रवेश करेंगे।
जबकि श्वास नाल में केवल गैसें जा सकती है। केवल क्या जाएगी? गैसें। विंड पाइप, एयर पाइप जाएगी। तो विंड पाइप, एयर पाइप होती है। कौन सी? विंड पाइप या एयर पाइप, जिसके अंदर श्वास नाल में क्या होगी? केवल गैसें। जबकि ग्रास नाल में ठोस और द्रव होते हैं। कौन कौन से होंगे? ठोस और द्रव किस में होंगे? ग्रास नाल में। जबकि श्वास नाल में केवल क्या जाती है? गैस। एक दूसरे को कट करती हुई दिखाई देती है, वो भाग कौन सा कहलाता है? ग्रसनी भाग कहलाता है। तो ग्रसनी पे सिर्फ इतना ही ध्यान रखना हमने, मुख गुहा और नासा गुहा के बाद का कॉमन भाग ग्रसनी कहलाता है। इस ग्रसनी भाग में श्वास नाल और ग्रास नाल एक दूसरे को कट करती हुई, क्रॉस करती हुई गुणा की आकृति में दिखाई देती है, ग्रसनी कहलाती है। ग्रसनी के बाद आगे का पार्ट आता है जिसको कहा जाता है, ग्रसनी के बाद जो भाग होता है वो कहलाएगा कंठ, लैरिंक्स। ग्रसनी के बाद का भाग कहलाता है कंठ या लैरिंक्स। ग्रसनी के बाद का भाग और इसी के बाद का भाग होता है कंठ, लैरिंक्स। ये जो ग्रास श्वास नाल है, इसी श्वास नाल पर यहाँ पर एक त्रिभुजाकार संरचना लगी होती है। श्वास नाल के साथ ही यहाँ पे एक त्रिभुजाकार संरचना लगी होती है। इसी त्रिभुजाकार संरचना को कंठ यानी लैरिंक्स, ये जो त्रिभुजाकार संरचना है, इसी संरचना को कहा जाता है कंठ या लैरिंक्स कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? कंठ या लैरिंक्स। ये त्रिभुज कंठ या लैरिंक्स के अंदर कंठ में पाए जाते हैं सवर तंतु या सवर रज्जु। सवर तंतु या सवर रज्जु पाए जाते हैं। सवर तंतु या सवर रज्जु उपस्थित होते हैं किसमें? कंठ के अंदर। कंठ में सवर तंतु या सवर रज्जु लगे होते हैं। यहाँ पर इन्हीं सवर तंतु सवर रज्जु में जब वायु को यानी जो एयर होती है, जो गैसें होती है, वायु होती है, उसको वायु को दबाव से बाहर निकालने पर, दबाव से, प्रेशर से बाहर निकालते हैं, निकालने पर इनमें कंपन होता है। ध्यान देना, जो यहाँ पे सवर तंतु सवर रज्जु जो लगे होते हैं, जब वायु को हम प्रेशर से बाहर निकालते हैं तो ये वायु जो निकलेगी ये इन सवर तंतु सवर रज्जुओं के अंदर क्या करती है? कंपन उत्पन्न करती है, वाइब्रेशन करती है। और उसी कंपन या वाइब्रेशन से साउंड या ध्वनि, कंपन होता है और इसी कंपन से क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी कंपन से क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि, साउंड। जो मैं बोल रहा हूं वो आपको सुन रहा है, सभी को सुन रहा है। आप कुछ बोलते हो तो आपके पड़ोस में इधर उधर सभी को सुनाई। मीन्स यहाँ जो वोकल कॉर्ड है, सवर तंतु सवर रज्जु जो लगे होते हैं, इन्हीं के अंदर वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होगा तो उसी से क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड प्रोड्यूस होगी और वो साउंड हमें सुनाई दे। तो ध्वनि उत्पन्न होने का मूल कारण क्या होता है? वाइब्रेशन यानी कंपन होना। कंपन होगा तो ही ध्वनि उत्पन्न होगी, कंपन नहीं होगा तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। तो ये ध्यान, कंठ का काम क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न करने का। क्या उत्पन्न करने का? ध्वनि। तो ये कंठ होते हैं। इसी कंठ के साथ ध्यान देना, ये जो कंठ है इसके बाद में जो श्वास नाल होती है, कंठ के बाद में ये श्वास नाल है, एयर पाइप, विंड पाइप। श्वास नाल का यहाँ का ये जो छिद्र होता है, इस छिद्र को कहा जाता है यहाँ पे ग्लोटिस। श्वास नाल का जो छिद्र होता है वो क्या कहलाता है? ग्लोटिस या गांटी द्वार। श्वास नाल के छिद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसी श्वास नाल के छिद्र को कहा जाता है ग्लोटिस या घांटी द्वार कहा जाता है। इसी घांटी द्वार को
क्लोज करने के लिए, ढकने के लिए यहाँ पे एक मांसपेशीय स्ट्रक्चर पाई जाती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, और ये कहलाती है एपिग्लोटिस। क्या कहलाएगी? एपिग्लोटिस, या इसे कहते हैं गांठी ढक्कन। एपिग्लोटिस यानी गांठी ढक्कन। ध्यान देना, जो श्वास नाल का द्वार होता है उसी द्वार को कहा जाता है ग्लोटिस, गांठी द्वार। उसी को ढकने के लिए, क्लोज करने के लिए एक मांसपेशीय संरचना होती है जिसे कहा जाता है एपिग्लोटिस या गांठी ढक्कन। इस द्वार को ढकने के लिए ढक्कन होता है, गांठी ढक्कन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गांठी ढक्कन, एपिग्लोटिस। तो ग्लोटिस को ढकने के लिए कौन सा? एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, गांठी ढक्कन। इसी एपिग्लोटिस को कहा जाता है श्वसन तंत्र का ट्रैफिक पुलिसमैन। श्वसन तंत्र का ट्रैफिक पुलिसमैन। ट्रैफिक पुलिसमैन, श्वसन तंत्र का ट्रैफिक पुलिसमैन किसको कहा जाता है? एपिग्लोटिस को कहा है। हमने कोशिका पढ़ी, उस कोशिका के अंदर कभी गोल्जी बॉडी पढ़ा, और गोल्जी बॉडी के अंदर हमने पढ़ा कि गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। एक कोशिका के भोज्य पदार्थ को दूसरी कोशिका में भेजने का काम गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। इसी कारण से गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन। लेकिन श्वसन तंत्र का ट्रैफिक पुलिसमैन पूछा जाए तो कौन सा होगा? एपिग्लोटिस। कौन सा? एपिग्लोटिस को श्वसन तंत्र का क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। किसका? श्वसन तंत्र का ट्रैफिक पुलिसमैन किसको कहते हैं? एपिग्लोटिस, जो कि एक मस्कुलर यानी मांसपेशीय संरचना होती है। कंठ के बाद में आते हैं जी, इसी कंठ के बाद की संरचना होती है श्वास नाल। विंड पाइप, एयर पाइप, श्वास नाल। कंठ के बाद में पाई जाती है श्वास नाल। ये रही यहां से यहां तक, लगभग कंठ से स्टार्ट होके और यहां वक्ष भाग तक, यहां तक जाती है। ये कंठ यहां तक भाग तक जाती है। ये एक इतनी पाइप, लंबी पाइप होती है, यही कहलाती है श्वास नाल। श्वास नाल की लंबाई अगर हमसे पूछी जाए, श्वास नाल की लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। सामान्य नॉर्मल रेंज होती है इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर श्वास नाल की लंबाई होती है। जो विंड पाइप, एयर पाइप होती है उसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से स्टार्ट होगी लगभग यहाँ, इसके बाद में ये लंग्स यानी फेफड़ों में डिवाइड हो जाती है। तो श्वास नाल की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर में होती है। ध्यान देना, यही श्वास नाल के अंदर सी आकार के उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं। उपास्थल छल्ले, रिंग्स छल्ले पाए जाते हैं। किस आकार के? तो सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। इसके सी आकार के उपास्थि के छल्ले लगे होते हैं। एक होती है अस्थि और एक होती है उपास्थि, दोनों अलग अलग चीजें। अस्थि हड्डियां होती है कठोर और उपास्थियां होती है लचीली। अस्थि बोले तो हड्डियां यानी बोन्स, जो कि हार्ड होती है, कठोर होती है, जबकि उपास्थि यानी कार्टिलेज, उपास्थियां लचीली होती है। उपास्थि का अन्य एग्जाम्पल, ये कर्ण पल्लव या पीना, ये यहाँ का जो आउटर मोस्ट जो कान का भाग है, ये कर्ण पन्ना या पिन्ना के अंदर हमें ये लगता है जैसे यहाँ हड्डियाँ हैं। यहाँ हड्डी नहीं है, उपास्थि हड्डी जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये लचीली होती है, इस कारण से इसको ऐसे किया और छोड़ने पर वापस अपने स्थान पे आ जाता है। ऐसे किया, छोड़ने पर अपने स्थान, यानी उपास्थि लचीली होती है, वापस। तो वही उपास्थि के छल्ले लगे होते हैं सी आकार के। सी आकार के उपास्थि के क्या लगे होते हैं? छल्ले।
यानी सी टाइप के इस तरीके से छल्ले पाए जाते हैं। सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। जैसे ये एयर पाइप, विंड पाइप है, तो इसके इस तरह से सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाए। इन छल्लों की संख्या, सी आकार के इन छल्लों की संख्या पूछी जाए कि सी आकार के छल्लों की संख्या कितनी होगी, तो लगभग 16 से 20 होती है। 16 से 20 छल्ले पाए जाते हैं इसके अंदर। जो श्वास नाल होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, इसमें 16 से 20 छल्ले पाए जाते हैं उपास्थि के। किसके? उपास्थि के छल्लों की संख्या कितनी होगी? 16 से 20 तक होते हैं। तो ये है सिर्फ इस श्वास नाल के अंदर केवल गैसें जा सकती है। केवल क्या जा सकती है? गैसें प्रवेश कर सकती है। ठोस और द्रव इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। केवल गैसें ही इसके अंदर जा सकती है, ठोस और द्रव इसमें प्रवेश नहीं कर। कई बार हमने देखा होगा ये जो एपिग्लोटिस होता है ये इसको ढक लेता है। जब हम कोई ठोस पदार्थ या द्रव को जब हम अंदर ग्रहण कर रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं, तो उस टाइम ये एपिग्लोटिस इस श्वास नाल को ढक लेती है और ठोस और द्रव किस में जाता है? ग्रास नाल में जाता है, भोजन वाली पाइप में जाता है। लेकिन कई बार हमने देखा कि हमारे साथ ये घटना घटित हो जाती है। होने को क्या है? घटना है, हो ही जाती है। सामान्य अगर हम भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं तो कोई परेशानी नहीं, हमारा ध्यान पूरी तरह भोजन पे केंद्रित है और ये ब्रेन इसको कंट्रोल कर रही है। ब्रेन कहती है भी भोजन निगला जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो आप इसको ढक लीजिए और भोजन यहाँ जाएगा। कोई पानी पी रहे होते हैं, कोई भी लिक्विड ग्रहण कर रहे होते हैं, तो उस टाइम ये ध्यान देना, जब हम भोजन को निगल रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं तो उस टाइम हम श्वसन नहीं कर सकते। वो टाइम ऐसा होता है जिस टाइम हम रेस्पिरेशन नहीं कर सकते श्वसन। क्यों नहीं करते? क्योंकि उस टाइम एपिग्लोटिस ने इस छिद्र को, इस द्वार को ढक लिया है। ग्लोटिस को ढक लिया उसने, अब वायु न तो अंदर प्रवेश कर सकती न बाहर निकल सकती। लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम है, सूक्ष्म टाइम के लिए जब भोजन यहाँ से केवल निगला जा रहा है अंदर, तब चबाते टाइम नहीं कह रहा, निगलते टाइम ये ब्रेन से कंट्रोल होता है। कई बार हमने देखा होगा कि हम भोजन ग्रहण करते हैं और दिमाग, माइंड हमारा किसी और बात पे केंद्रित हो जाता है। माइंड के अंदर कुछ और बातें चलती हैं, किसी भी कुछ भी सामाजिक प्राणी या कोई भी बातें दिमाग में आ सकती हैं। हमारा ब्रेन पूर्णतः उस केंद्रित हो जाती है और बात पे। हमने दिमाग किसी और बात पे केंद्रित कर दिया और ये ब्रेन भूल जाता है कि इस एपिग्लोटिस को, कि तू इसको ढक, और कई बार भोजन का कण इसके अंदर चला जाता है, श्वास नाल में चला, और श्वास नाल ये सहन नहीं करती। आगे जुड़े होंगे इससे लंग्स यानी फेफड़े, और लंग्स या फेफड़े इससे सहन नहीं करते कि ये कोई भी सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल इसके पास आए, और इसी कारण से लंग्स से, फेफड़ों से लगता है एक प्रेशर, एक दबाव उत्पन्न होता है, और ये जो सॉलिड कण होते हैं इनको प्रेशर से क्या किया जाता है? बाहर फेंक दिया जाता है। इसी तरीके से जब हम पानी पी रहे होते हैं, कोई भी लिक्विड पी रहे होते हैं, तो उस टाइम हमें कहा जाता है कि किसी को भी पानी पीते टाइम या कोई भी लिक्विड जब पी रहा होता है तो उसको हंसाना नहीं चाहिए। एक कहावत भी है कि हाँसी में खांसी हो जाती है, कि उसको हंसाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसको अचानक से हंसाओगे, उसका एपिग्लोटिस हट जाएगा। हटते ही वो लिक्विड कहाँ जाएगा? इसके अंदर, यानी श्वास नाल में, और श्वास नाल सहन नहीं करती कि उसके पास कोई लिक्विड आए। यहाँ से एक प्रेशर लगेगा और वो पानी को क्या करेगा? नासा छिद्रों से बाहर फेंक देगा। अब पानी जब नासा छिद्रों से बाहर आएगा तो कई बार ज़्यादा पानी होता है तो वो या नासा छिद्रों के अंदर ही रुका रह जाता है, और उस कारण से इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए ये एपिग्लोटिस, ग्लोटिस हमें ध्यान रखना है कि क्या संरचना होती है, कैसी। इसी से जुड़ी हुई है कौन सी? श्वास नाल। श्वास नाल के अंदर लंबाई देखी जाए तो कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी श्वास नाल। श्वास नाल के अंदर सी आकार के उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं, यानी उपास्थि के बनने छल्ले पाए जाते हैं। ये जो सी आकार के उपास्थि के जो छल्ले होते हैं, इनकी संख्या देखी जाए तो 10, लगभग 16 से 20 होती है। 16 से 20 किसकी संख्या होती है? उपास्थि छल्लों की संख्या होती है।
ये वायु की अनुपस्थिति में वायु न रहे तो उस टाइम इस श्वास नाल को पिचकने से बचाते हैं। संकुचित होने से, सिकुड़ने से बचाने वाली कौन सी होती है? उपास्थि छल्ले ही होते हैं। तो सबसे पहले नासा छिद्र, फिर नासा गुहाएं, नासा गुहा के बाद में ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में कंठ, कंठ के बाद में श्वास नाल, और श्वास नाल से आगे आते हैं लंग्स यानी फेफड़े। कौन से? लंग्स यानी फेफड़े। तो आप सभी जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बात स्टार्ट करते हैं। लंग्स यानी फेफड़े, फुफ्फुस, इसी श्वास नाल जो आगे जाके खुलती है वो होती है लंग्स या फेफड़े। लंग्स यानी फेफड़े में ये जो श्वास नाल थी, एयर पाइप, विंड पाइप थी, वो आगे जाके दो बड़े फूली हुई संरचना में, जैसे गुब्बारे होते हैं वैसी संरचना में बदल जाते हैं और वही कहलाते हैं लंग्स यानी फेफड़े। कुछ इसी टाइप के हमारे लंग्स या फेफड़े होते हैं। ये वक्ष भाग के अंदर होते हैं, पंसलियों के अंदर की तरफ, जो रिब्स पंसलियां उसके अंदर की तरफ लगे होते हैं, बंद ये यहाँ पे लगे होंगे, गुब्बारे नुमा संरचना में होते हैं। दो होते हैं, एक पेयर के रूप में पाए जाते हैं, जोड़ी के रूप में पाए। अब हमें ध्यान देना है कि दायां कौन सा होता है, बायां, लेफ्ट और राइट कौन सा होता है। ये बड़ा कन्फ्यूजन का विषय होता है कि लेफ्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा। तो हमेशा के लिए ध्यान रखना, ह्यूमन बॉडी के जितने भी डायग्राम होते हैं, यानी हमारे ह्यूमन बॉडी के डायग्राम करो, उनको अगर हमें लेबलिंग करना हो, नामांकित करना हो, तो कागज, बोर्ड, पेपर के अकॉर्डिंग नामांकित नहीं करते। पेपर में, कागज, बोर्ड पे मुझे ये राइट पार्ट दिख रहा है तो मैं इसको राइट नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? लेफ्ट। यानी ये दायां दिख रहा है लेकिन दायां नहीं है, ये क्या है? बायां भाग है। कौन सा है? ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड है मेरा, ये लेफ्ट दिखाई दे रहा है लेकिन लेफ्ट नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? राइट। क्या कहेंगे? राइट। यानी इसे क्या कहेंगे? दायां। तो दायां लंग्स, बायां लंग्स ध्यान रखना है, लेफ्ट और राइट ध्यान। फिर कह रहा हूं, पेपर, बोर्ड, कागज के अकॉर्डिंग नामांकित नहीं करते। जो पेपर, बोर्ड, कागज के अकॉर्डिंग जो हमें दिख रहा है उसका उल्टा लिखना है। वैसे भी है कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। ये मुझे राइट दिख रहा है तो लेफ्ट होगा, लेफ्ट दिख रहा है तो राइट होगा। फिर भी नहीं अगर हो तो सबसे बेस्ट है उस नामांकित जो भी डायग्राम उसको उठा के अपनी बॉडी पे लगाओ। मैंने इस डायग्राम को उठाया, अपनी बॉडी पे लगाया। ये मेरा राइट हैंड साइड है तो ये भी राइट होगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है तो ये भी लेफ्ट होगा। या तो अपनी बॉडी पे सेट करके उसको सेट कर लो, या फिर जो दिखता है उसका उल्टा कर दो। राइट दिखता है तो लेफ्ट कर दो, लेफ्ट दिखता है तो राइट कर दो। श्वास नाल है जी, श्वास नाल आगे आके दोनों तरफ दो बड़ी पाइप में बंट जाती है। श्वास नाल, श्वास नाल आगे आके दो बड़ी पाइपों में बंट जाती है। ये यहाँ से बड़ी पाइप में बंटी, इधर भी और इधर भी। जैसे एक लंग्स में जाएंगे वैसे ही दूसरे में होते हैं। जो लंग्स होते हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं क्योंकि अंदर के ऑर्गन मेनली गुलाबी रंग के ही होते हैं। ये जो पहली बड़ी पाइप बनी 1 नंबर पे, श्वास नाल आगे आके दो बड़ी पाइपों में बढ़ती है, इसी 1 नंबर को कहा जाता है श्वसनी। क्या कहा जाता है? श्वसन। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई या श्वसनी। क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे, श्वसनी किस ऑर्गन यानी अंग से संबंधित संरचना होती है? तो लंग्स यानी फेफड़ों से। श्वसनी किस ऑर्गन, अंग से संबंधित संरचना है? तो लंग्स यानी फेफड़ों से संबंधित होती है। 2 नंबर पे यही आगे फिर छोटी शाखाओं में बंट जाएंगे, आगे इनसे और छोटी शाखा बन जाएगी। ये 2 नंबर पे बना रहा हूं। 2 नंबर पे बन जाती है श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं। 2 नंबर पे क्या? श्वसनी आगे छोटी शाखा में बदली, क्या कहलाएगी? श्वसनिकाएं यानी ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स बना, श्वसनी से क्या बनी? श्वसनिकाएं। आगे और छोटी शाखा में बदलेगी, ये छोटी शाखा में बदलेगी 3 नंबर पे
और इसे कहते हैं फुफ्फुसीय श्वसनी। फुफ्फुसीय श्वसनी, पहले सिंपल श्वसनी, फिर श्वसनिकाएं, अब फुफ्फुसीय श्वसनी। इसे कहते हैं लंग्स ब्रोंकाई। लंग्स ब्रोंकाई, फुफ्फुसीय श्वसनी। ये और आगे छोटी शाखा में बदल जाएगी, आगे फिर छोटी शाखा में बदली 4 नंबर पे, और इसी को कहेंगे हम फुफ्फुसीय श्वसनिकाएं। फुफ्फुसीय श्वसनिकाएं, लंग्स ब्रोंक्यूल्स। लंग्स ब्रोंक्यूल्स, फुफ्फुसीय श्वसनिकाएं। श्वास नाल आगे आके 2 बड़ी पाइपों में बंटती है, क्या कहलाएगी? श्वसनी। और छोटी शाखा में बंट लेगी श्वसनिकाएं, और छोटी शाखा में डिवाइड हुई फुफ्फुसीय श्वसनी, और छोटी शाखा में बदली फुफ्फुसीय श्वसनिकाएं। इससे बाद में और बिल्कुल पतली सी स्ट्रक्चर में बदल जाएगी, और पतली संरचना में बदलेगी, और ये कहलाती है 5 नंबर पे केशिकाएं। केशिकाएं, कैपिलरीज। केशिकाएं यानी कैपिलरी में बदल जाती है, बिल्कुल पतली पतली शाखा में बदलती है, और सारी की सारी कैपिलरी लास्ट में एक फूली हुई स्ट्रक्चर में, मटके नुमा पोट लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाती है, और ये फूली हुई संरचना कहलाती है एल्वोलाई या कुपिकाएं। ये 6 नंबर पे जो संरचना बदलेगी ये क्या कहलाएगी आगे? ये क्या कहलाएगी? हमारी कुपिकाएं। क्या कहलाएगी? कुपिकाएं, एल्वोलाई। कुपिकाएं जो फूली हुई मटके नुमा संरचना होती है क्या कहलाती है? कुपिकाएं, एल्वोलाई कहलाती है। क्या कहलाएगी? एल्वोलाई कुपिकाएं। तो सबसे पहले श्वास नाल आगे आके 2 बड़ी शाखा में बंट जाती है, श्वसनी। श्वसनी फिर आगे और बड़ी शाखा, छोटी शाखा में बदलेगी, क्या कहलाएगी? श्वसनिकाएं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। और स्मॉल स्ट्रक्चर में बदली लंग्स ब्रोंकाई, और छोटी शाखा में बदली लंग्स ब्रोंक्यूल्स, और छोटी शाखा में बदलेगी केशिकाएं, कैपिलरीज। लास्ट में ये कैपिलरीज एक फूली हुई संरचना में बदल जाती है, क्या कहलाती है? कुपिकाएं। ध्यान देना, कुपिकाओं के बारे में कहा जाता है कि लंग्स के अंदर लगभग 30 करोड़ कुपिकाएं पाई जाती हैं। एक लंग्स में 30 करोड़ कुपिकाएं पाई जाती है, कुपिकाएं पाई जाती है। 30 करोड़ कुपिकाएं पाई जाती है एक लंग्स में। एक लंग्स में 30 करोड़, तो दूसरे में भी कितनी थी? यानी ये फूली हुई संरचना। और ये जो कुपिकाएं होती है एल्वोलाई, ये अगर देखा जाए तो ये जो अंगूर का गुच्छा होता है, ग्रेप्स का जो पूरा का पूरा एक गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा, वैसी संरचना दिखाई देती है। अगर इस छोटे से पार्ट को यहाँ से उठा के देखा जाए तो इसके अंगूर के गुच्छे नुमा, जैसे ये स्ट्रक्चर अंगूर है तो इसके ऊपर ऐसे जैसे लगे होते हैं, वैसे हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगी अंगूर के गुच्छे नुमा। ये सारी क्या है? एल्वोलाई है, कुपिकाएं हैं। ये सारी क्या होती है? इस तरीके से एल्वोलाई कुपिकाएं पाई जाती हैं। अंगूर के गुच्छेनुमा संरचना होती है, कुपिकाएं होती है। एक लंग्स में 30 करोड़, तो दूसरे में भी कितनी? 30 करोड़। वायु को वायुमंडल से ग्रहण करके, यानी O2 ऑक्सीजन को ग्रहण करके हमने इस सारे पार्ट से, और अंत में किस में भरा जाता है? कुपिकाओं के अंदर। वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके कुपिकाओं तक लेके जाना, तथा कुपिकाओं में एल्वोलाई में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वातावरण में छोड़ना, यानी CO2 को छोड़ दिया। O2 को वायुमंडल से लेके कुपिकाओं तक लेके जाना, तथा कुपिकाओं से एल्वोलाई से CO2 को वातावरण में छोड़ना, ये बाह्य श्वसन कहलाता है, आउटर रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? बाह्य श्वसन, आउटर रेस्पिरेशन कहलाता है। अगर हमसे पूछा जाए आउटर रेस्पिरेशन में क्या क्या आता है? नासा छिद्र, नासा गुहाएं, ग्रसनी, कंठ, श्वास नाल, लंग्स, और लंग्स में भी लास्ट कौन सी? कुपिकाएं, यानी एल्वोलाई तक आता है। ये वायुमंडल से गैसों को ग्रहण करके कुपिकाओं तक लेके जाना,
तो कूपिकाओं में बनी भरी CO2 को वायुमंडल में छोड़ना, ये पूरा का पूरा प्रक्रम क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है, आउटर रेस्पिरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाह्य श्वसन, आउटर रेस्पिरेशन, इसे कहेंगे बाह्य श्वसन, आउटर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन, आउटर। आउटर रेस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? नासा छिद्र से। कहाँ तक चलता है? तो चलने का सिस्टम कहाँ तक होगा हमारा? तो यहाँ कैसे लास्ट में कूपिकाएं एल्वोलाई तक, और यहाँ से CO2 को वातावरण में छोड़। तो ये बाह्य श्वसन, आउटर रेस्पिरेशन पे बातें हुई पूरी। कौन से कि बाह्य श्वसन क्या होता है, आउटर रेस्पिरेशन क्या होता है, तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा ये जो कल पढ़ा, जो आज पढ़ा, वो सारा का सारा क्या होता है? आउटर रेस्पिरेशन होता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। तो ये बाह्य श्वसन पे बात हुई। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आंतरिक श्वसन में बात करेंगे। उसके बाद में हम कोशिकीय श्वसन पे बात करेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या बातें होती है, कैसे सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस होगा, कैसे क्रेब्स साइकिल होते हैं, कैसे ATS होते हैं, वो सब बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक बार फिर से आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।